अंग्रेजी में जो है अनुच्छेद को पैराग्राफ कहते हैं। पैराग्राफ आपको पता है ऐसे का छोटा रूप होता है, उसी तरह जो अनुच्छेद है वो किसका छोटा रूप होता है? निबंध का। ठीक है, जो निबंध होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो आप 3-4 पेज में लिखते हो। लेकिन यदि कहा जाए कि उसी निबंध को आपको अनुच्छेद बनाकर लिखना है और उसको 80 से 100 शब्दों के बीच में ही लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? आप सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एक निबंध को जो है वो अनुच्छेद बनाकर लिख लें। इसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स पता होनी चाहिए, कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए जिसके आधार पर आप एक निबंध को जो है अनुच्छेद के रूप में लिख सकते हैं। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि अनुच्छेद लिखते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आपको जो बातें ध्यान रखनी, वो सबसे पहली बात है कि अनुच्छेद लिखने से पहले आपको रूपरेखा या संकेत बिंदु का पता होना चाहिए। आपको कुछ रूपरेखा या संकेत बिंदु आपको पहले ही ड्रॉ कर लेने हैं कि आपको इस अनुच्छेद में क्या क्या लिखना है। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है वो है कि आपको विषय के किसी एक पक्ष का वर्णन करना है। आप ऐसे में एक विषय के बहुत सारे पक्ष को रखते हैं, बहुत सारी चीजों को उसके बारे में लिखते हैं, लेकिन अनुच्छेद में क्या है, विषय जो आपको विषय दिया गया है उसके एक पक्ष का ही वर्णन करना है। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है वो है आपकी जो भाषा है वो आसान होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए। प्रभावशाली क्या हुआ? अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ताकि जो आपका एग्जामिनर है जो आपके अनुच्छेद को देख रहा है वो आपको 5 के 5 नंबर दे दें। ठीक है, तो आपको जो चौथा पॉइंट है वो ध्यान रखना है क्या, कि एक जो बात है उसको बार बार नहीं दोहराना है। जो आप बात बोल रहे हो, जो आप लिख रहे हो, उस बात को दूसरी बार नहीं लिखना है, नहीं तो आपकी जो वर्ड लिमिट है, जो आपकी शब्द सीमा है वो समाप्त हो जाएगी। आपको कितनी शब्द सीमा कहा गया है? 80 से 100। आपको वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है कि आपको जो शब्द सीमा है वो ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखना है। अनावश्यक विस्तार है उससे बचना है। जब आप शब्द सीमा को ध्यान में रखोगे तो आप अनावश्यक बातें नहीं लिख सकते हो। जो बातें जरूरी है आपको सिर्फ वही बातें लिखनी है। ठीक है, और आप अपने विषय में जो है सूक्ति और कविता की पंक्तियों का उपयोग कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो अनुच्छेद है वो अट्रैक्टिव होगा, उसको जो देखने वाला है उसको अच्छा लगेगा और वो आपको ज्यादा नंबर दे सकता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, तब आपका जो निबंध है आप उसको अनुच्छेद में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें सबसे पहला ऑप्शन था भारतीय किसान के कष्ट। आपको भारतीय किसान के कष्ट पर जो है अनुच्छेद लिखना था। उसके लिए आपको रूपरेखा तैयार करनी थी। अब यहाँ पर आपको रूपरेखा पहले से दी गई है। आपका जो प्रश्न पत्र है उसमें आपको इसी तरह से आएगा, जो आपको कहा जाएगा अनुच्छेद लिखने के लिए उसकी रूपरेखा पहले से तैयार होगी। अर्थ क्या हुआ कि आपको इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। तो आपको यहाँ से इजी हो गया कि हमें सिर्फ यही पॉइंट्स जो है वो एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, आपको 80 से 100 शब्दों का ध्यान रखना है कि आपने 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखने हैं। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको 80 से 100 शब्दों के बीच में कंक्लूड करने हैं। तो यहाँ पर आप बांट सकते हो वर्ड्स को। कैसे? जैसे आपने बांट दिया कि मैंने जो है 20-20 शब्दों में जो है ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, तो क्या हो गया, 80 शब्द हो गए। तो जब आप 80 शब्दों में आप इसको बांटोगे तो आप 80 से 100 शब्दों के बीच में आसानी से इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको पता भी होगा कि मैंने एक पॉइंट सिर्फ 20 शब्दों का लिखना है, इसलिए आप उसमें ज्यादा जो है व्यर्थ की बातें नहीं लिखोगे, क्योंकि आपके पास उतने शब्द ही नहीं होंगे व्यर्थ के लिखने के लिए। सिर्फ 20 शब्द है तो मतलब क्या हुआ, आपको सिर्फ 2 वाक्य लिखने हैं। 2 वाक्य से ज्यादा आप नहीं लिख सकते हो, और 2 वाक्य में आपको ये एक्सप्लेन करना है कि अन्नदाता की कठिनाइयां क्या है, कठोर दिनचर्या क्या है, या सुधार के उपाय क्या है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे? सबसे पहले हम भारतीय किसान को एक्सप्लेन करेंगे कि भारतीय किसान है क्या है। उसके लिए आपको पता है आपको 20 शब्द है, 20 शब्द में आपको क्या करना है, 2 वाक्य लेने हैं जो जिसमें आप भारतीय किसान को लिख सको। तो सबसे मेन चीज क्या होती है किसान की, जो किसान है वो समाज की रीढ़ की हड्डी होता है। उस पर जो है सारी अर्थव्यवस्था वो उस पर निर्भर करती है। जो भारत का किसान है वो विश्व में सबसे अधिक परिश्रमी माना जाता है। ये जो लाइंस है वो मेन लाइंस है, वो किसान को पूरी डिफाइन कर देती है। यदि आपको कोई भी टॉपिक आता है तो आपको ऐसे ही कोई 2-3 लाइन लेनी है जिसमें आप उसको डिफाइन कर सको। ठीक है, उसके बाद आपको जो है जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको एक्सप्लेन करना है। उसको आपने हेडिंग नहीं देनी है। यहाँ तो मैं हेडिंग इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आपको ये किस तरह से करना है। आपको एक पहरे में पूरा जो अनुच्छेद है वो लिखना है। तो यहाँ पर आप रफ में इस तरह से लिख सकते हो कि अन्नदाता की कठिनाइयां क्या है। आप रफ में इस तरह से 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हो। 2-3 पॉइंट्स जब आप अन्नदाता की कठिनाइयों के बारे में लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं कि अन्नदाता की कठिनाइयां क्या होती है। एक तो उसकी जो पूरी खेती है वो क्या होती है, प्रकृति पर निर्भर होती है। जो अनाज है वो व्यापारी लोग सस्ते में खरीदते हैं, और जो भारतीय किसान है वो शिक्षित नहीं है। ये जो मेन जो कठिनाइयां हैं उनको आप पहले रफ में लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसका पहरा बनाकर जो है 20 से 30 शब्दों के बीच में इसको इंक्लूड कर सकते हैं।
दूसरा जो पॉइंट है वो बताया गया था कठोर दिनचर्या। अब आपको पता है किसान की दिनचर्या कैसी होती है। वो क्या होता है, सबसे पहले उठ जाता है, कड़ाके की ठंड हो, गर्मी का मौसम हो, बारिश हो, वो कुछ भी हो, वो आलस नहीं करता है। और सबसे मेन जो दिनचर्या होती है वो क्या होती है, उसे हर दिन डर रहता है कि कहीं उसकी फसल बर्बाद ना हो जाए। इस तरह से आप 2-3 पॉइंट्स इसके भी लिख सकते हो ताकि आप इसको 20-30 शब्दों में जो है इंक्लूड कर सको। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आपको दिया गया था वो था सुधार के उपाय, जो किसान की जो स्थिति है वो किस तरह से सुधारी जा सकती है। उसके लिए आप सबसे पहले क्या कर सकते हो कि किसान को उचित कीमत दे सकते हो, और उसके बाद क्या है, उसको नवीन पद्धति से उसको खेती के लिए प्रशिक्षण दे सकते हो। क्योंकि आपको पहले कहा था ना कि जो किसान है वो बेचारा जो है अपनी परंपरागत तरीके से अपनी खेती करता है, जिसकी वजह से उसकी जो खेती है वो सीमित होती है, वो ज्यादा खेती नहीं कर सकता है, उन्नत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सब लिखने के बाद आपको लगता है कि आपके पास शब्द बच रहे हैं, आपके 80 से 100 शब्द जो है वो पूरे नहीं हुए हैं, तो आप थोड़ा सा जो है निष्कर्ष के तौर पर कुछ 2-3 लाइंस उस वहां पर भी ऐड कर सकते हो। जैसे आप यहाँ लिख सकते हो, जैसे हमारे दिवंगत जो राष्ट्रपति थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इसको आप बीच में भी कहीं इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो लाइन है वो मेन लाइन हो सकती है कि जय जवान जय किसान। ये किसने दिया था, राष्ट्रपति श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इसी तरह से और क्या है कि, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो कृषक है, जो हमारा किसान है, उसे जो है क्या है, आधुनिकतम यंत्र और उपयोगी रसायन उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि जो वो उसकी खेती है उसका अधिक उत्पादन कर सके। इस तरह से आप अपने अनुच्छेद का अंत कर सकते हैं। जो आपको दूसरा ऑप्शन आया था वो था स्वच्छता आंदोलन के बारे में, और इसमें आपकी जो रूपरेखा है वो थी क्यों, बदलाव और हमारा उत्तरदायित्व। तो हम सबसे पहले बता सकते हैं कि स्वच्छता आंदोलन क्या है, वो कब शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर 2014 को जो है देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। ये आप लिख सकते हो। इसकी जगह पर आप कोई और लाइन भी ऐड कर सकते हो, कुछ और भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 वाक्य लिए हैं, आप 20 शब्दों में यदि कोई और आपको लगता है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इस तरह से पहले आपको जो है स्वच्छता आंदोलन के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करना है 20 शब्दों में। उसके बाद हम आएंगे पॉइंट्स पर कि आपको जो पहली रूपरेखा दी गई थी वो थी क्यों, कि स्वच्छता आंदोलन क्यों जरूरी है। आपको पता है कि स्वच्छता क्यों जरूरी है, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास के लिए स्वच्छता जरूरी है। स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन का वास होता है। ये लाइन आप जो है मेन तरीके से लिख सकते हैं। इस लाइन को आप हाईलाइट कर सकते हैं ताकि आपका जो अनुच्छेद है वो अच्छा दिखे, वो प्रभावशाली लगे। अब जो दूसरी आपकी रूपरेखा थी वो थी बदलाव, कि इसको आप 2 तरह से ले सकते हैं, या कि स्वच्छता से क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, या स्वच्छता आंदोलन को सफल बनाने के लिए आप क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप फिर अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप 2-3 पॉइंट्स लिख लीजिए पहले, फिर उसको एक पहरे में 20-30 जो शब्द आपको वर्ड लिमिट है उसमें आप इसको कंक्लूड कर लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या है कि अपने आप को बदलना जरूरी है। जब आप अपने आप को बदलेंगे तभी दूसरों को बदल सकते हैं। शौचालय के बारे में दूसरों को बताकर जो है आप स्वच्छता में योगदान दे सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, और सबसे जो मेन चीज है बदलाव के लिए वो क्या है कि हमें विद्यालय में प्रतियोगिताएं करनी चाहिए स्वच्छता के ऊपर। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है वो कहा जाता है ना कि मिट्टी के घड़े होते हैं और उनको जैसा ढालो वो वैसे बन जाते हैं। तो जब आप बचपन में ही बच्चों को स्वच्छता के बारे में बताएंगे, उसके लाभ के बारे में बताएंगे और बच्चे जो है स्वच्छता को अपनाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो बड़े तक जो है स्वच्छता को अपनाएंगे। जो तीसरा पॉइंट है वो था हमारा उत्तरदायित्व, कि हमारा क्या उत्तरदायित्व बनता है स्वच्छता आंदोलन को सफल बनाने के लिए। सबसे पहले क्या है, ठोस और तरल जो हमारे अपशिष्ट हैं, जो ठोस और तरल अलग अलग कूड़ा होता है उसको अलग अलग रखना है। क्यों? क्योंकि जो ठोस होता है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। लोहा हो गया, प्लास्टिक हो गया, और भी बहुत सारे, रबड़ हो गया, बहुत सारी चीजें होती है जो रिसाइकल हो सकती है। ठीक है, उसको तरल के साथ रखेंगे तो खराब भी हो सकती है, इसलिए इनको अलग अलग रखना चाहिए। और उसके बाद क्या, अधिक से अधिक कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए। जल ही जीवन है, उसे स्वच्छ रखना चाहिए। ये आपको सबसे मेन चीज है, क्योंकि जो जल है उसके बिना स्वच्छता अधूरी होती है। तो आप इस तरह से 2-3 पॉइंट्स जो है पहले ही रफ में लिख सकते हैं, उसके बाद इसको कंक्लूड कर सकते हैं। अब आप लास्ट में यदि आपके पास बच जाता है, कुछ शब्द बच जाते हैं जिसको आपको लगता है कि आपका जो निष्कर्ष है वो अच्छी तरह से नहीं हुआ है, तो आप कुछ 2-3 वाक्य जो है और लिख सकते हैं लास्ट में उसको कंक्लूड करने के लिए। जिस तरह से मैंने यहाँ पर 2 वाक्यों का उपयोग किया है, पूर्ण स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने के लिए भारत स्वच्छ अभियान और एकजुटता, कर्तव्य निष्ठा और विश्वास के साथ सही शक्ति और दिशा प्रदान करें। देश के प्रति संकल्पित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें एवं शिष्टाचार और नैतिक मूल्यों को अपने में समाहित कर एक सभ्य समाज का निर्माण करें। इस तरह से आपका जो अनुच्छेद है वो पूर्ण हो सकता है, और आपका जो अनुच्छेद है वो पूर्ण हो सकता है।